साध संगत जी, आपके अपने चैनल द इंस्पायर्ड स्टोरीज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, क्या कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है? क्या एक ही घर में घटित हुए कर्मों का हिसाब भी सबको अलग अलग देना पड़ेगा? हम लोग अच्छे या बुरे कर तो लेते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि उनका हिसाब कैसे और किस तरह भोगना पड़ता है? और अगर हमें पता होता तो क्या हम वो कर्म नहीं करते? इस तरह के बहुत से सवाल हैं जिसका जवाब हम अक्सर ढूंढते रहते हैं। साध संगत जी, कर्म क्या है? आपको इसके बारे में पहले से पता है। आपने ये तो सुना होगा कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्मों का फल बुरा। अगर आप जीवन में अच्छे कर्म करोगे तो उसका नतीजा आपको अच्छा ही मिलेगा, और वहीं अगर बुरे कर्म करोगे तो उसका फल आपको बुरा ही भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म आपके जीवन में खुशियां भर देंगे और वहीं बुरे कर्म आपका जीवन दुखदाई बना देंगे। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपने अक्सर लोगों से ये सुना होगा कि अच्छा इंसान हमेशा दुखी रहता है और वहीं दूसरी ओर बुरा इंसान हमेशा सुखी रहता है। अगर ऐसी बात है तो फिर अच्छे कर्मों का फल अच्छा कैसे हुआ, बल्कि ये तो बुरे कर्मों का अच्छा फल हुआ। आखिर ये कर्मों का खेल क्या है और ये कैसे हमारी जिंदगी पर असर करते हैं? दोस्तों, अगर हमारी समझ में ये आ जाए कि कर्मों का चक्कर चलता कैसे है और कैसे जिंदगी में सुख मिल सकता है, तो फिर हम वही काम करेंगे जिससे हमें जीवन में सुख प्राप्त हो। तो चलिए जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी से कि आखिर कर्मों का खेल है क्या और हमें कर्मों का फल कैसे मिलता है। साध संगत जी, प्राचीन समय की बात है। एक शहर में धनी व्यापारी रहता था। उसकी गिनती बड़े बड़े व्यापारियों में होती थी। अपने शहर में भी उस व्यापारी की बड़ी इज्जत थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। शादी के 5 साल बाद उसके घर में एक लड़के का जन्म हुआ। लड़के के जन्म पर व्यापारी और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। उन्होंने बड़े प्यार से अपने बेटे का नाम सुंदर रखा, क्योंकि वो दिखने में भी बहुत सुंदर था। व्यापारी और उसकी पत्नी सपना देखने लगे कि उसका बेटा बड़ा होकर बहुत बड़ा व्यापारी बनेगा और उनका सारा कारोबार संभालेगा। इसलिए उस व्यापारी ने अपने बेटे की परवरिश बहुत अच्छी तरह से की। उसे अच्छी जगह पढ़ने को भेजा। इस तरह समय गुजरता गया और सुंदर 22 साल का हो गया और वो अपने पिता के साथ उनका हाथ बटाने लगा। व्यापारी अपने बेटे को अपने साथ काम करते हुए देखता तो बहुत खुश होता। तब व्यापारी ने सोचा कि इसकी शादी कर दी जाए। फिर उसने एक दूसरे व्यापारी की सुंदर लड़की के साथ शादी करवा दी। उस लड़की का नाम मोहिनी था। सुंदर इतनी प्यारी लड़की को पाकर बहुत खुश था। सुंदर विवाह के बाद भी अपने पिता के काम में हाथ बटाता रहा। कुछ समय तक तो सुंदर अपने पिता के कारोबार में मदद करता रहा, लेकिन फिर कुछ समय बाद सुंदर के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वो सारा दिन दोस्तों के साथ घूमता रहता। धीरे धीरे उसको जुए की लत लग गई। वो सारा दिन जुआ खेलता रहता। उसकी संगत इतनी बुरी हो गई कि वो ना तो अपने घर वापस आता था और ना ही अपने पिता के कारोबार में मदद करता। इस तरह समय धीरे धीरे गुजर रहा था। समय के साथ साथ सुंदर के पिता बूढ़े हो गए। उम्र ज्यादा होने के कारण वो अपने कारोबार की तरफ पहले की तरह ध्यान नहीं दे पा रहे थे और उधर सुंदर
उनके व्यापार को देखना तो दूर, वो तो उनकी कमाई हुई दौलत जुए में उड़ा रहा था। कारोबार की तरफ ध्यान न देने के कारण उस व्यापारी को काफी नुकसान हो रहा था। सुंदर के पिता ने उसे बहुत समझाया कि मैंने सारी उम्र इतनी मेहनत करके इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया है, अगर तुम इसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे तो एक दिन ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। व्यापारी ने अपने लड़के को बहुत समझाया कि तुम जुए की बुरी आदत छोड़ दो, नहीं तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम बिल्कुल कंगाल हो जाओगे, क्योंकि व्यापार में अगर हम पैसे ऐसे ही निकालते रहे तो एक दिन कुछ नहीं बचेगा और फिर उसके बाद तुम्हारा कोई साथ भी नहीं देगा और फिर आखिर में तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए अभी भी समय है, तुम संभल जाओ। लेकिन सुंदर के ऊपर अपने पिता की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो पहले की तरह ही जुआ खेलता रहा। ऐसे ही समय बीतता गया। समय के साथ साथ उसके पिता और भी बूढ़े हो गए और बीमार पड़ गए और इसी बीमारी के चलते कुछ दिनों के बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन अपने पिता की मृत्यु पर भी सुंदर को बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी मृत्यु के बाद तो उसे पूरी आजादी मिल गई हो। अब उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। अब सुंदर पहले से ज्यादा बिगड़ गया। अब वो अंधाधुंध पैसे उड़ाने लगा। सुंदर जुआ खेलकर बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। वो बहुत जल्दी सब कुछ हासिल कर लेना चाहता था, जिस कारण वो जुए में बड़े बड़े दाव लगाने लगा। सुंदर की माँ ने भी उसको बहुत समझाने की कोशिश की और कहा, बेटा तुमने बहुत पैसा गवा दिया है, अब जो थोड़ा बहुत बचा है उसे तो संभाल लो। लेकिन साथ संगत जी वो कहते हैं ना कि जब मनुष्य बर्बाद होने वाला होता है तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती। सुंदर अपनी माँ की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। उसे किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब सुंदर दिन रात जुआ खेलने में व्यस्त रहने लगा। उसे किसी चीज का होश नहीं था। अब सुंदर के पास कोई कुबेर का खजाना तो था नहीं जो कभी खत्म ना होता। धीरे धीरे उसका सारा पैसा खत्म होने लगा और फिर एक दिन ऐसा आया जब सुंदर के पास कुछ भी नहीं बचा। जुआ खेलने के कारण सुंदर कंगाल हो गया था। अब वो अपना सब कुछ गवा चुका था। सुंदर की इन हरकतों के कारण उसकी माँ भी बीमार रहने लगी और इसी बीमारी के चलते उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन सुंदर को तो अपनी माँ की मौत का भी कोई अफसोस नहीं हुआ। सुंदर और उसकी पत्नी ने उनका अंतिम संस्कार किया। फिर कुछ दिनों के बाद सुंदर ने दोबारा से जुआ खेलना शुरू कर दिया। अब उसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस तरह सुंदर अब पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। उसने दूसरे व्यापारियों से कर्ज लेकर जुआ खेलना शुरू कर दिया। सुंदर एक बहुत बड़े व्यापारी का बेटा था, इसलिए किसी ने भी उसे कर्ज देने से इनकार नहीं किया। लेकिन सुंदर ने उनसे लिया हुआ धन भी जुए में बर्बाद कर दिया। अब सुंदर बहुत से लोगों का कर्जदार हो गया था। उसके पास 2 वक्त का खाना खाने के भी पैसे नहीं थे। सुंदर की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि अब ना तो उसके घर में रोटी और ना ही पहनने के लिए कपड़े बचे थे। इस बात की खबर सभी व्यापारियों को लग गई थी कि सुंदर के पास अब कुछ नहीं बचा। इसलिए अब सुंदर किसी के पास मदद मांगने जाता तो सभी उसे इनकार कर देते थे। साथ संगत जी, एक ऐसा समय भी था जब उसके परिवार का नाम बड़े बड़े व्यापारियों में आता था। लेकिन सुंदर की इस बुरी आदत के कारण उसने अपने हाथों से अपना सब कुछ खत्म कर दिया था। अब कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। सुंदर का जब सब कुछ खत्म हो गया तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि
समाज में मनुष्य की इज्जत तभी होती है जब उसके पास पैसा होता है। बिना पैसे के इंसान को कोई पूछता भी नहीं। जैसे ही मनुष्य का पैसा खत्म हो जाता है, वैसे ही समाज में उसकी इज्जत भी खत्म हो जाती है। लोग उस इंसान की इज्जत करते हैं जो मेहनत से समाज में अपना नाम करता है। जब ये बात सुंदर के ससुर को पता चली कि उसका दामाद कंगाल हो गया है, तो उसे अपनी बेटी की चिंता हुई। इसलिए वो उसी समय अपनी बेटी से मिलने उसके घर आ गया। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि उसकी बेटी बहुत परेशान और दुखी है और उसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं। कई दिनों तक भूखी रहने से उसका चेहरा भी मुरझा गया था। अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर उन्हें सुंदर पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसी समय निश्चय किया कि वो अपनी बेटी को घर वापस ले जाएंगे। उसने सुंदर के आने का इंतजार भी नहीं किया और अपनी बेटी को लेकर वापस घर आ गया। जब सुंदर घर पहुंचा तो उसे पता लगा कि उसके ससुर अपनी बेटी को घर वापस ले गए हैं। ये सुनकर सुंदर बहुत दुखी हुआ। अब वो बिल्कुल अकेला हो गया था। अब ना तो उसके पास पैसा था और ना ही उसकी पत्नी और ना ही उसके माता पिता। सब लोग उसे अकेला छोड़कर चले गए थे। सुंदर अपनी ऐसी हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगा। अब सुंदर को अपने पिता की हर बात याद आने लगी जो उसके पिता उसे समझाते थे। अपनी ऐसी हालत का जिम्मेदार सुंदर खुद ही था। वो सोचने लगा कि एक समय ऐसा था जब मेरी गिनती बड़े बड़े व्यापारियों में होती थी और आज मुझे खाने के लाले पड़े हुए हैं। मैंने अपने पिता की सारी जमा पूंजी जुए में बर्बाद कर दी। उसके बाद सुंदर ने प्रण लिया कि वो अब कभी जुआ नहीं खेलेगा और कड़ी मेहनत करेगा और अपना व्यापार दोबारा से खड़ा करेगा। ये सोचकर सुंदर ने अपने ससुर से मिलने की सोची ताकि वो उनसे कुछ पैसे उधार ले सके और अपना व्यापार शुरू कर सके। ये सोचकर अगले दिन सुबह ही सुंदर अपने ससुर से मिलने के लिए चल दिया। शाम होते होते वो अपने ससुराल के बाहर पहुंच गया। ससुराल पहुंचकर सुंदर अपनी हालत देखकर रोने लगा। अपने फटे पुराने कपड़ों को देखकर उसने सोचा कि ऐसे फटे पुराने कपड़ों में मैं अपने ससुराल तो नहीं जा सकता। जो मेरी थोड़ी बहुत इज्जत बची है वो भी खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही ससुर से मिलने जाऊंगा। फिर उसे याद आया कि उसके पास पैसे तो है नहीं, मैं नए कपड़े कहाँ से खरीदूंगा। ये सोचकर सुंदर इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक कपड़े की दुकान पर गई, लेकिन अंधेरा कारण दुकान बंद हो गई थी। सुंदर ने सोचा कि वो सुबह होने तक इंतजार करेगा और जब दुकान खुलेगी तो मैं अपने ससुर का नाम लेकर उधार कपड़े खरीद लूंगा और जब मुझे ससुर जी से पैसे मिल जाएंगे तो मैं इस दुकान वाले का उधार चुका दूंगा। ये सोचकर सुंदर कपड़े की दुकान के बाहर ही सो गया। रात गहरी हो गई थी। चारों तरफ सुनसान रास्ता था। सारे लोग सो चुके थे, लेकिन सुंदर को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। इसलिए सुंदर भूख के कारण करवटें बदल रहा था। तभी सुंदर ने देखा कि एक आदमी चुपचाप दुकान के अंदर जा रहा है। उस आदमी के भीतर जाने के कुछ देर बाद ही एक औरत भी दबे पांव उसी तरफ आई और दुकान के अंदर चली गई। सुंदर ने ध्यान से उस औरत को देखा तो वो उसे कुछ जानी पहचानी सी लगी। इसलिए सुंदर खड़ा हो गया और चुपचाप खिड़की से दुकान के अंदर देखने लगा। लेकिन अंदर जो कुछ उसने देखा वो देखकर उसके पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसी की पत्नी मोहिनी थी।
फिर सुंदर अपनी पत्नी और उस आदमी की बातें ध्यान से सुनने लगा। मोहिनी उस आदमी से कह रही थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ, और मैंने आज यहाँ तुम्हें एक राज की बात बताने के लिए बुलाया है, ताकि शादी के बाद हमारी जिंदगी आराम से गुजर सके, हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। उस आदमी ने बड़ी ही जिज्ञासा से पूछा, ऐसा कौन सा राज है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? तब मोहिनी ने उससे कहा, मेरे ससुर बहुत धनी व्यापारी थे, उनके पास बहुत सारा पैसा था। उन्होंने अपने जीवन में कड़ी मेहनत की और बहुत पैसा कमाया। उन्होंने अपने जीते जी 4 घड़े सोने की अशर्फियों से भरकर घर के चारों कोनों में दबा दिए थे। ये सब कुछ उन्होंने इसलिए किया था ताकि बुरे वक्त में वो पैसा काम आ सके। उन्होंने अपने बेटे को इसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनका बेटा इस धन को भी ना गवा दे। फिर मेरे ससुर की मृत्यु के बाद मेरी सास ने मुझे ये राज बताया था। ये सुनकर उस आदमी ने मोहिनी से कहा, अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। फिर मोहिनी ने उस आदमी से कहा, तुम जल्दी से मेरे ससुराल जाओ और मेरे बेवकूफ पति से वो मकान खरीद लो। वो बड़ी आसानी से तुम्हें मकान बेच देगा, क्योंकि उसने अपनी सारी धन संपत्ति तो जुए में गवा दी है। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, इसलिए उसे पैसों की बहुत जरूरत है। जब वो तुम्हें मकान बेच दे तो तुम मकान के चारों कोनों की खुदाई करना और फिर चारों अशर्फियों से भरे हुए घड़ों पर कब्जा कर लेना। उसके बाद हमें किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी और हम अपना पूरा जीवन खुशी खुशी गुजारेंगे। मोहिनी की ये सारी बातें सुनकर सुंदर को बहुत बुरा लगा। वो सोचने लगा कि मेरी बुरी आदतों के कारण आज मेरी पत्नी भी मेरी नहीं रही, बल्कि पराये पुरुष का साथ दे रही है और उससे विवाह करना चाहती है। सुंदर ने निश्चय किया कि वो ऐसा नहीं होने देगा। मैं अपने पिता की मेहनत से कमाई हुई दौलत इस आदमी को नहीं ले जाने दूंगा। माना कि गलती मेरी है, मुझे जुआ खेलने की बुरी आदत लग गई थी, लेकिन अब मैं सब समझ गया हूँ। अब मैं अपने पिता की दौलत को इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगा। ये सोचकर सुंदर उसी समय अपने घर वापस चल दिया। सुबह होने तक वो अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर सुंदर बिना समय गवाए अपने घर के चारों कोनों की खुदाई करने लगा। खुदाई करने के थोड़ी देर बाद ही उसे वो चारों घड़े मिल गए, जिसे देखकर सुंदर बहुत खुश हुआ और अपने पिता का शुक्रिया अदा करने लगा। फिर उसने उन चारों घड़ों में से सोने की अशर्फियां निकाल ली और उन घड़ों में कोयला भरकर वापस घर के चारों कोनों में दबा दिया। इसके बाद सुंदर अपनी पत्नी के प्रेमी का इंतजार करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी का प्रेमी उसके घर पहुंचा और आकर उससे कहा, भाई मैंने सुना है तुम अपना सब कुछ गवा चुके हो, इसलिए अब तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है। तुम मुझे अपना घर बेच दो, क्योंकि मैं इस राज्य में व्यापार करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे घर की बहुत जरूरत है और तुम्हें पैसों की। इस तरह हम दोनों की जरूरत पूरी हो जाएगी। मुझे घर मिल जाएगा और तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। सुंदर तो इसी मौके का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे उस आदमी की सारी योजना पहले से ही पता थी, इसलिए उसने तुरंत ही अपना मकान उसे बेच दिया। फिर सुंदर मकान बेचने से मिले हुए पैसे और सोने की अशर्फियों को लेकर दूसरे राज्य की तरफ चला गया, ताकि वो नए तरीके से अपना व्यापार शुरू कर सके। दूसरे नगर में जाकर सुंदर ने अपना व्यापार शुरू कर दिया। शुरू में उसे काफी मुश्किल आई, लेकिन
उसने कड़ी मेहनत की और अपने आप को बुरी आदतों से दूर रखा। व्यापार अभी नया नया था, लेकिन उसने सब कुछ संभाल लिया। आखिरकार वो भी एक व्यापारी का बेटा था। व्यापार के बारे में उसे पता था कि क्या करना है क्या नहीं। धीरे धीरे सुंदर का व्यापार चलने लगा। थोड़े समय में ही उसने बहुत पैसा कमा लिया। फिर उस राज्य में रहने वाले एक धनी सेठ की नजर सुंदर के ऊपर पड़ी। सेठ ने सुंदर को देखकर सोचा कि ये आदमी बहुत मेहनती है। इसने थोड़े समय में ही अपना व्यापार अच्छी तरह से जमा लिया। इसका भविष्य बहुत उज्जवल है, इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी इससे कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी बेटी के लिए इससे अच्छा वर मिल नहीं सकता। सेठ उसी समय सुंदर के पास गया और उसने सुंदर के सामने अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखा। सुंदर को भी वो व्यापारी अच्छा लगा, इसलिए उसने भी विवाह की सहमति दे दी। सेठ ने कुछ दिनों के बाद अपनी बेटी का विवाह सुंदर से धूमधाम से कर दिया। अब सुंदर के पास सब कुछ पहले जैसा हो गया था। उसने धन और इज्जत वापस पा ली थी और अब उसकी शादी भी हो गई थी। अब सुंदर अपना जीवन हंसी खुशी से बिताने लगा। अब उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही। उधर सुंदर की पहली पत्नी मोहिनी का प्रेमी घर को खरीदकर बहुत खुश हो रहा था, लेकिन जब उसने मकान के चारों कोनों की खुदाई की तो उसे सोने के सिक्कों की जगह कोयले से भरे हुए मटके मिले। कोयले को देखकर वो घबरा गया और सर पीट पीट कर रोने लगा। उसे मोहिनी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने उसे ये घर खरीदने के लिए क्यों कहा। उसने मेरे साथ धोखा किया है। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी होती तो मुझे आज अपना पैसा नहीं गंवाना पड़ता। अब मुझे ना तो सोने की अशर्फियाँ मिली, बल्कि इसके साथ साथ मेरे जीवन भर की जमा पूंजी भी मेरे हाथ से चली गई। इस घर को खरीदने में मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया। अब मेरे पास कोयले से भरे हुए मटकों के अलावा कुछ नहीं बचा। मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो गया। तभी उसने निश्चय किया कि मैं मोहिनी से इसका बदला लेकर रहूंगा। वो वापस अपने गांव गया और उसने मोहिनी को बुलाया और उससे कहा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मेरी सारी जमा पूंजी तुमने बर्बाद कर दी। अब मैं बिल्कुल कंगाल हो गया हूँ। तुमने कहा था कि उन घड़ों में सोने की अशर्फियाँ मिलेगी, लेकिन उनमें तो कोयला है। तुम्हारे कारण मैं बर्बाद हो गया हूँ। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया था और तुमने ही मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। आज के बाद तू किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगी। ये बोलकर उसने मोहिनी के नाक और कान को चाकू से काट दिया और फिर वहाँ से भाग गया। मोहिनी चिल्लाती रही और अपनी किस्मत पर रोती रही। अब वो इतनी बदसूरत हो गई थी कि शीशे में खुद को देखकर डर जाती थी। उसे अपने किए पर बहुत अफसोस हो रहा था, लेकिन अपनी इस हालत की वो खुद ही जिम्मेदार थी। अब उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था। अब जो बीत चुका था वो वापस नहीं आ सकता था। साध संगत जी, बीते हुए समय को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन गया हुआ समय हमें कुछ सबक देकर जाता है। उधर सुंदर ने अपनी गलती से पहले ही सीख लिया था कि बुरे कर्म करोगे तो उसका नतीजा खुद ही भोगना पड़ेगा, और अगर अच्छे कर्म करोगे और मेहनत और ईमानदारी से जीवन बिताओगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा। हमारे जीवन में तभी खुशियाँ आएंगी। साध संगत जी, किसी ने सच ही कहा है कि मेहनत और ईमानदारी से काम करके हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। साध संगत जी, अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म, उसका फल हमें ही मिलता है।
हम कर्मों के इस चक्कर से नहीं भाग सकते। मनुष्य कर्म तो कर लेता है, लेकिन जब उसके सामने नतीजा आता है तो वो रोता चिल्लाता है, लेकिन तब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म अपने कर्ता का पीछा करता है और समय आने पर उसे उसका फल भी देता है। साध संगत जी, इस कहानी से सबक लेते हुए हमें जीवन में कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए और ना ही किसी के साथ धोखा करना चाहिए। हम जो कुछ भी करेंगे वो एक न एक दिन हमारे सामने जरूर आएगा। साध संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।